हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जनरल अवेयरनेस का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे सेशन को फटाफट शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्त, पहला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्त, सती प्रथा का अंत हुआ था, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था दोस्त? हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप ध्यान रखिएगा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप ध्यान रखिएगा, जो राजा मोहन राय थे, उन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था दोस्त? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब हुआ था? 1829 में। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। किस गवर्नर जनरल की मृत्यु अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान हुआ था? तो दोस्त, जिस गवर्नर जनरल की मृत्यु अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान हुआ था दोस्त, वे कौन थे? लॉर्ड मेयो। आप ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड मेयो थे, इसका मृत्यु जो हुआ था अंडमान निकोबार यात्रा के दौरान हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? लॉर्ड मेयो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? लॉर्ड मेयो। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्त, बंगाल है, वहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे दोस्त? वारेन हेस्टिंग्स। तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वारेन हेस्टिंग्स। आप ध्यान रखिएगा, 1773 का जो अधिनियम आया था, 1773 का जो अधिनियम आया था, उसी के तहत इन्हें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे वारेन हेस्टिंग्स। साथ ही दोस्त, बंगाल के अंतिम जो गवर्नर, आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर यही थे, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्त, रंगीला बादशाह के नाम से जिस मुगल शासक को जाना जाता था, वे कौन थे दोस्त? वे थे मोहम्मद शाह। तो आप ध्यान रखिएगा, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद शाह। ये दोस्त थोड़े खुश मिजाज टाइप के आदमी थे, थोड़ा सा यूनिक टाइप के इंसान थे, यानी थोड़ा सा ना अमोदपूर्ण व्यक्ति, मतलब थोड़ा फनी टाइप के इंसान थे। तो आप ध्यान रखिएगा, रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो दोस्त, वास्को डी गामा था, ये तीसरी बार भारत कब आया था? 1524 में। आप ध्यान रखिएगा, जो वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की थी, वो तीसरी बार 1524 में आया था। सर्वप्रथम ये 1498 में भारत में सर्वप्रथम आए थे 1498 में, जिन्होंने भारत की खोज की थी। 1498 में इन्होंने भारत की खोज की थी। दूसरी बार ये 1502 में आए थे, और तीसरे बार जो आए थे ये 1524 में आए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा भारत 3 बार आ चुके हैं। पहला बार कब आया था? 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। तो आप ध्यान रखिएगा, तीसरी बार ये भारत कब आए थे? 1524 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1524। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किस मुगल शासक की माता एक नर्तकी थी? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस मुगल शासक की माता एक नर्तकी थी, वो कौन थे दोस्त? वो थे आजम शाह। जो आजम शाह था, उसकी माता क्या था? एक नर्तकी, यानी एक डांसर थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी माता का नाम क्या था? जिसकी माता का नाम था उधम बाई, जो एक नर्तकी थी। तो आप ध्यान रखिएगा,
किस मुगल शासक की माता एक नर्तकी थी? वे थे आजम शाह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान सलवाई की संधि हुई थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान सलवाई की संधि हुई थी? तो ये हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी के दौरान सर्वप्रथम जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके दौरान सलवाई की संधि की गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आप ध्यान रखिएगा 1575 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। तो इसी युद्ध के दौरान सलवाई की संधि हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। आप ध्यान रखिएगा, जो मैसूर के युद्ध हुआ था ये कब, जो सलवाई की संधि हुआ था ये हुआ था 1782 में। कब दोस्त? 1782 में। आप ध्यान रखिएगा, सलवाई का संधि कब हुआ था? 1782 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहते थे, जो विश्व विजेता बन भी गए थे, तो आप ध्यान रखिएगा जो सिकंदर थे उनके घोड़ा का नाम क्या था? तो उसके घोड़ा का नाम था बाउक्यफला। क्या था दोस्त? बाउक्यफला। तो आप ध्यान रखिएगा, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाउक्यफला। इसका आंसर क्या है दोस्त? बाउक्यफला। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनान के शासक थे, तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाउक्यफला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्त अवध, जो अवध है उसका अंतिम नवाब कौन था दोस्त? वे थे बाजिद अली शाह। कौन थे दोस्त? बाजिद अली शाह। तो आप ध्यान रखिएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बाजिद अली शाह। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। किस मुगल शासक की हत्या करके यमुना नदी के किनारे लाल किला के पीछे फेंक दिया गया था? तो दोस्त कौन सा वो मुगल शासक था जिसकी हत्या करके यमुना नदी के किनारे लाल किला के पीछे फेंक दिया गया था? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो आलमगीर द्वितीय था, जो आलमगीर द्वितीय था उसकी हत्या करके यमुना के किनारे लाल किला के पीछे फेंक दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आलमगीर द्वितीय। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? आलमगीर द्वितीय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। साथी दोस्त 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, जो आलमगीर द्वितीय था इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। IAS और IPS के उन्मूलन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो दोस्त IAS और IPS के उन्मूलन की जो सिफारिश की गई थी ये की गई थी राजमानार आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? राजमानार आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? राजमानार आयोग। आप ध्यान रखिएगा, IAS और IPS के उन्मूलन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था राजमानार आयोग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। विरोधी धर्म कानून 1979 में कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्त विरोधी धर्म कानून 1979 में शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल में। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है वहीं पर विरोधी धर्म कानून 1979 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? तो दोस्त केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? यह है संथानम समिति। आप ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं, जो सेंट्रल विजिलेंस CBC, आप ध्यान रखिएगा CBC जो है इसकी सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? यह है संथानम समिति। तो आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? यह है संथानम समिति। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संथानम समिति। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो कृपया यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो कृपया
फटाफट शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त। तो प्रश्न नंबर 14 है, लोकायुक्त की नियुक्ति पहली बार किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो दोस्त लोकायुक्त, जो लोकायुक्त है इसकी नियुक्ति पहली बार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। कब दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, जो लोकायुक्ति है, लोकायुक्त, इसकी नियुक्ति पहली बार किस राज्य के द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। लोकसभा में स्वीकार किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में कुल समर्थन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त, यदि लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना हो तो कम से कम जो सदस्यों की संख्या की समर्थन जो होती है वो कम से कम 50 होनी चाहिए। यदि 50 सदस्य ने समर्थन कर दिया तो अविश्वास प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा में स्वीकार किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में कुल समर्थन सदस्य की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो वो होती है 50। तो इसका आंसर क्या है? 50। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्त, आपका जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, यदि उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, तो उसके लिए जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसके पास इसका ओनर्स है, वो कौन है दोस्त? वह है संसद। आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो वह है संसद। तो आप ध्यान रखिएगा, जो संसद है वही मौलिक अधिकार को और मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संसद। आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, पहले कुल 7 था। परंतु दोस्त, 44वां संविधान के तहत 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो है संसद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्त, ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद है उसके सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्त? दादा भाई नौरोजी। आप ध्यान रखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे वही सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलते प्रश्न में 18। संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णित किया गया है? तो दोस्त, संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है दूसरी अनुसूची। जैसा कि आप सभी जानते हैं कुल 12 अनुसूची है, तो अनुसूची दूसरी में जो है भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? दूसरी अनुसूची। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। जब लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है तो किसके सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है तो जिसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है वो कौन है दोस्त? वो है राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा में धन विधेयक को पारित करना हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के सर्वोच्च जो नागरिक हैं राष्ट्रपति माने जाते हैं, तो उनकी सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है तो किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भाग 4। आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 और भाग की बात की जाए तो भाग 4 में यदि आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत की गठन की बात की गई है तो अनुच्छेद 40, परंतु आपसे भाग पूछे तो वह है भाग 4। तो इसका आंसर क्या है?
भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव के लिए विधानसभा में किस तरह का मतदान किया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है उसके लिए विधानसभा में ओपन वोटिंग मतदान किया जाता है। किस तरह दोस्त? ओपन वोटिंग। आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव के लिए विधानसभा में किस तरह का मतदान किया जाता है? तो ओपन वोटिंग। तो इसका आंसर क्या है? ओपन वोटिंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्त भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, ये मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। भारत में नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्त भारत में नीति आयोग है, ये एक प्रकार का सलाहकार निकाय है। आप ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक सलाहकार निकाय है। तो आप इसका आंसर क्या है दोस्त? सलाहकार निकाय, यहाँ निकाय होगा। तो भारत में नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकार निकाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कब दोस्त? 1 जनवरी 2015 को। इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। और यदि आपसे पूछे कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, उसके जो हेड होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत में नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह है सलाहकार निकाय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या है दोस्त? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि दोस्त पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो योजना आयोग चाहे नीति आयोग, इसके जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। भारत के किस राज्य में वेदिका कृषि की जाती है? तो दोस्त भारत के जो राज्य है उत्तराखंड में वेदिका कृषि की जाती है। तो भारत के किस राज्य में वेदिका कृषि की जाती है? तो यह है उत्तराखंड। इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य में वेदिका कृषि की जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त रेगर मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी है इसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी को अन्य नाम से जो जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। काली मिट्टी में जो मुख्य रूप से उपजाऊ की जाती है वो कपास की। तो आप ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? काली मिट्टी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्त कोयला एवं पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। तो आप ध्यान रखिएगा, कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यह है अवसादी चट्टान। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अवसादी चट्टान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। दुनिया में सबसे गहरी खदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे गहरी जो खदान स्थित है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी खदान स्थित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अफ्रीका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अफ्रीका को आंध्र महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे गहरी खदान किस महाद्वीप में स्थित है? वह है अफ्रीका। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न।
जैन पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्त जैन पहाड़ी, जो जैन पहाड़ी स्थित है वो स्थित है तमिलनाडु में। आप ध्यान रखिएगा, जैन पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।